Hello everyone. So today I welcome you all in the first lecture of economic series. So guys, this series is basically important for both new student as well as those who are already in the cycle. न्यू स्टूडेंट्स के लिए आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कई बार क्या होता है कि जो ऑलरेडी साइकिल में है कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हमारी प्रिपरेशन में गैप होता है. सो आप अपना वो गैप यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं कुछ भी अगर प्रॉब्लम है किसी कंसेप्ट में. ऑलराइट देन चलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इकोनॉमिक्स. क्या होता है इकोनॉमिक्स? व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तीन चीज़ें आई है यहाँ पर. एक है प्रोडक्शन, सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड थिंग इज कंजम्पशन. कि चीज़ें कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको फिर कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनका कंजम्पशन कैसे हो रहा है. इन तीनों चीज़ों की साइंटिफिक स्टडी हम को ही क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये स्टडी हम कर क्यों रहे हैं? व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स? बिकॉज रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लिमिटेड है, स्कार्स है रिसोर्सेज. पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है. तो क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा. और दूसरा रीज़न है कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यू गिव अप व्हेन यू मेकिंग अ चॉइस. जब भी आप कोई चॉइस करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपने गिव अप किया. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, हम एस्पिरेंट्स हैं, हमने प्रेपरेशन को चूज किया, सो दैट्स आवर डिसीजन. तो उस डिसीजन में हमने कुछ गिव अप किया होगा ना. हम उस पर्टिकुलर टाइम पर उन ईयर्स में कुछ और भी कर सकते थे. मे बी कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपना जॉब छोड़कर कॉरपोरेट या फिर प्राइवेट सेक्टर से आते हैं. तो ये क्या हो गया उसके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो इन्हीं दो रीजन्स की वजह से वी डू साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. नाउ सेकंड थिंग इज, बहुत छोटे कंसेप्ट है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी. क्या डिफरेंस है दोनों में? सोचो जरा, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है? अच्छा, इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम एकेडमिक स्टडी करते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की स्टडी करते हैं कि कैसे सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे अलोकेट किया जा रहा है. बेसिकली क्या हो रही है? सिर्फ एकेडमिक स्टडी इन इकोनॉमिक्स. और इकोनॉमी क्या है? जब ये थ्योरेटिकल हमने जब ये थ्योरी अप्लाई की है, किसमें? रियल वर्ल्ड में, एक फिजिकल सिस्टम में, रियल वर्ल्ड में जब ये थ्योरी अप्लाई होगी किसी भी स्पेसिफिक रीजन में, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमी. दैट इज इकोनॉमी. नाउ देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. दो ब्रांच होती हैं इकोनॉमिक्स की. फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या होता है दोनों में डिफरेंस? क्या होता है माइक्रो? माइक्रो में हम स्टडी करेंगे किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बिहेवियर की. यहाँ पे आप इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बिहेवियर की स्टडी हो रही है, then these type of things will come under microeconomics. like किसी भी फर्म का आउटपुट कितना है, किसी इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, इंडिविजुअल हो रही है ना चीज़ें. मैक्रो में क्या है? यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम को एज ए होल स्टडी किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल्स, जीडीपी कितनी है कंट्री की, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, और क्या आ जाएगा इसी में, जहाँ पे चीज़ें इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल चीज़ें देखी जाती हैं. लाइक और क्या आएगा इसमें? पॉवर्टी, पॉवर्टी भी आ जाएगा. ऑल राइट. सो दीज आर बेसिकली टू ब्रांचेस, मैक्रो एंड माइक्रो. कई बार ना बच्चों को इसी में बहुत कंफ्यूजन रहता है, माइक्रो में क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. अब नेक्स्ट है इसकी, हमारी इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स क्या क्या है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? फर्स्ट क्या है? कैसी है हमारी इकोनॉमी? डेवलपिंग इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड है हम. डेवलपिंग इकोनॉमी. यूएस की इकोनॉमी कैसी है? कैसी है यूएस की इकोनॉमी? डेवलप्ड इकोनॉमी है. यूके की कैसी है? डेवलप्ड है. नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स कि कैसे इंडिया किस उसमें बिलोंग करता है? लोअर मिडिल इनकम कंट्री में बिलोंग करता है इंडिया. क्यों करता है? अगर हम वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो जीएनआई है, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इंडिया
तो वो इंडिया का कितना है, कितना डॉलर है वो, 2650। चाइना का देख लेते हैं, चाइना का कितना है, किस चीज़ की बात करें हम यहाँ पर, ग्रोस नेशनल इनकम। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट आगे जो लेक्चर्स आएंगे फर्दर उसमें मैं आपको बताऊंगी जीएनआई क्या होता है, जीडीपी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है आपस में। अभी बस आप थोड़ा सा मैं ये आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लोअर मिडिल इनकम कंट्री में क्यों आ रहा है इंडिया, आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अभी इंडिया का कितना है जीएनआई, 2650। चाइना का कितना है, चाइना का आ जाएगा आपका 13660। अच्छा यूएस का कितना है, यूएस का कितना है, कितना डॉलर है, 83490। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, दिख रहा है आपको डिफरेंस इंडिया का में, इंडिया यूएस का देखिए कितना ज़्यादा है, चाइना का भी ज़्यादा ही है हमारे से काफ़ी, यूएस का तो और भी कितना ज़्यादा है। एवरेज में अगर देखें तो कितना आएगा, तो मिडिल इनकम का, मिडिल जो इनकम कंट्रीज है उनका कितना आ रहा है, कितना बता दिया, उसका आ जाएगा आपका कितना डॉलर, 6524। और जो लोअर मिडिल इनकम है उनका कितना है, $2.2567। इंडिया का देखिए हमने कितना देखा था, 2650। इंडिया का कितना था 2650, कितना होता है लोअर मिडिल इनकम का 256। यहाँ तो हम नहीं जा रहे हैं मिडिल इनकम में, तो इसलिए इंडिया क्या है, एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री में बिलोंग कर रही है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। सेकेंड इज कि हमारे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है और अंडर एम्प्लॉयमेंट है इसका लेवल बहुत हाई है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, पता होगा वैसे तो आपको, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब किस लेवल की मिली है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही कि लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही है, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है बट आप जॉब उस लेवल की नहीं कर रहे हैं जितना आपकी क्वालिफिकेशन है, सो दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीज़ें आगे भी आएंगी जब हम एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे और वहाँ पर फिर ये इसके टाइप्स पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें आएंगी। अनदर इज की कैपिटल की स्कार्सिटी, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, लो लेवल पर कैपिटल फॉर्मेशन है। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये क्या है, हाई लेवल है इसका, पॉवर्टी का और इनइक्वालिटी का। इनफैक्ट यहाँ पर एक चीज़ और भी आ जाएगी कि जो रीजनल इनइक्वालिटी है, समझ रहे हैं ना आप, रीजनल, रीजन के अकॉर्डिंग वो भी बहुत ज़्यादा है। कुछ रीजन हमारे बहुत प्रोस्पेरस हैं और कुछ में इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो रीजनल इनइक्वालिटी भी काफ़ी है। अनदर इज की एग्रीकल्चर का प्रीडोमिनेंस, एग्रीकल्चर क्या है, डोमिनेट कर रहा है। अच्छा इसमें ना दो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में, एक तो आपकी आ जाएगी कि एग्रीकल्चर में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है और दूसरा आएगा कि एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अगर मैं थोड़ा सा डेटा के हिसाब से देखूं तो अगर हम बात करें 1950 की, तो 1950 में क्या था, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट दोनों में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना था 1950 में, लगभग 60 था। अब वो 2021 तक जाकर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, कम हो गया, और कम होके हो गया वो 20। एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आया, एम्प्लॉयमेंट में पहले था कितना 75, ठीक है, अब वो कितना हो गया चेंज होके 43, यानी कि कम लोग अब एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा कर रहे थे। बट आप ये देखिए 43% लोग हैं और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है उनका, ओनली 20%। समझ रहे हैं आप चीज़ों को, बाकी भी फिर आपको पता है इंडस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं, सर्विस के देखते हैं, बट अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्रीडोमिनेंस है हमारी एग्रीकल्चर का। अनदर इसकी इकोनॉमी कैसी है, हमारी डुअलिस्टिक इकोनॉमी है, डुअ इसी से पता लग रहा है क्या है इसमें, ट्रेडिशनल है, बैकवर्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, और सेकेंड इज मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है। ट्रेडिशनल क्या है अभी भी कि एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस है, कुछ फार्मर्स हैं, सब नहीं में, पर जो छोटे फार्मर्स है क्या हो रहा है कि वो उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जितना वो कंज्यूम कर लेते हैं, सरप्लस नहीं आ रहा है। जब तक सरप्लस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर क्या हो गई, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अनदर इज की लेबर इंटेंसिव है,
पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जॉब नहीं है, तो क्या है, लेबर ही लेबर, ये हमने देख भी लिया डेटा अभी, इतने लोग तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं। सेकेंड इज कि मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम किस चीज़ का यूज हो रहा है, आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, तो कुछ कुछ चीज़ें मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम भी है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी चीज़ें अभी इन्वॉल्व की जा रही हैं, तो इकोनॉमी क्या हो गई हमारी, डुअलिस्टिक इकोनॉमी। अब नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड फीचर कि इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्या मतलब होते हैं मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम से, उसके लिए हमें तीन चीजें देखते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में क्या है, किसका डोमिनेंस होगा, प्राइवेट सेक्टर का। तो अगर कहीं पे प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस हो रहा है तो दैट विल कम्स अंडर कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट में किसका डोमिनेंस है, पब्लिक सेक्टर का। और मिक्स में क्या होगा, दोनों का डोमिनेंस होगा, पब्लिक का भी एंड प्राइवेट का भी। फिर अब अगर प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पर, तो मोटिवेशन क्या होगा उनका प्रोडक्शन का, प्रॉफिट होगा, राइट। ये तो बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो मोटिवेशन उनका प्रॉफिट होगा। अब पब्लिक सेक्टर है तो क्या होगा, वेलफेयर। मिक्स में क्या है, दोनों चीजें आ जाएंगी, मोटिवेशन में वेलफेयर भी होगा एंड प्रॉफिट भी होगा। फिर रिसोर्स अलोकेशन कौन करेगा, कैपिटलिस्ट में मार्केट करेगा, यहाँ पर कौन करेगा, सोशलिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग। आपको पता ही होगा पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था, उसके बाद फिर क्या आया, नीति आयोग आ गया। फिर मिक्स में क्या होगा, रिसोर्स एलोकेशन, प्लानिंग भी करेगा, प्लानिंग कमीशन भी एंड मार्केट भी करेगा। कुछ एडवांटेज भी होंगे यहाँ पर। प्राइवेट में क्या, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, तो एडवांटेज क्या होगा इसका, एफिशिएंसी का एडवांटेज होगा। और सोशलिस्ट में सोशल जस्टिस का एडवांटेज होगा। अब डिसएडवांटेज क्या होगा फिर, कॉम्प्रोमाइज क्या हो रहा है, सोशल जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है यहाँ पर। एफिशिएंसी तो आ गई बट कॉम्प्रोमाइज क्या कर दिया, सोशल जस्टिस। इधर सोशलिस्ट में क्या डिसएडवांटेज होगा, यहाँ पर एफिशिएंसी ही कॉम्प्रोमाइज हो गई, सोशल जस्टिस आ गया बट एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज है हमारी। और मिक्स में क्या आएगा, डिसएडवांटेज में, एडवांटेज देख लिया था हमने इसका, सोशल जस्टिस और एफिशिएंसी दोनों है, तो डिसएडवांटेज में क्या होगा, क्या है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस और आपकी एफिशिएंसी थोड़ा थोड़ा दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करेगा। दोनों चीज़ें जब एक साथ आ रही हैं तो दोनों ही थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट फिर आता है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कहाँ इमर्ज हुआ है, ये कार्ल मार्क्स की राइटिंग में उन्होंने कम्युनिस्ट को दिया है इस थ्योरी को। तो ये इसमें क्या है कि बेसिकली किसकी बात हो रही है कि एक स्टेटलेस इकोनॉमी, क्लासलेस इकोनॉमी, कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है क्लासेस के बीच में। यूटोपिया सिचुएशन एकदम बहुत ही आइडियल सिचुएशन है कि ऑल द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल आर गोइंग टू फुलफिल्ड ऑल द टाइम। सारे लोगों की ऑल द नीड्स है ना, और ऑल द पीपल फुलफिल हो रही है ऑल द टाइम। कितनी आइडियल सिचुएशन है देखिए आप, फुलफिल हो रही है ऑल द टाइम। सो दैट इज कम्युनिस्ट सॉरी। नेक्स्ट इज अलग अगला फीचर क्या है, कैसी है हमारी इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, प्लानिंग कमीशनर को मैंने आपको भी बताया ही था। फोर्थ इज की इकोनॉमी हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग और प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। कैसे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वर्ल्ड की जीडीपी में इंडिया का शेयर 1950 में कितना था, 2.5% था। फिर 2020 में इंक्रीज होके कितना हो गया जीडीपी का शेयर, 7.5%। 25 में 8.21%। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो इकोनॉमी क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, इमर्ज कर रही है। नेक्स्ट आता है कि ट्रेड में कितना है इंडिया का शेयर वर्ल्ड में, तो 1950 में कितना था, 0.5%। इंक्रीज होके कितना हो गया फिर वो 2.5%। तो क्या हो रही है चीज़ें, इमर्ज हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी कैसी है, इमर्जिंग इकोनॉमी एंड प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। जल्दी जल्दी से बताइए, अभी एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए क्या क्या बताया मैंने अभी, फीचर्स क्या है, फर्स्ट क्या बताया था, जल्दी रिकॉल कीजिए। कैसी है हमारी इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी है। सेकंड क्या था फिर, इकोनॉमी कैसी है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स है, कैसा है, कैपिटलिस्ट है, क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है ना। तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, मिक्स्ड है। ये भी आपको अब यहाँ से समझ आ रहा होगा कि मिक्स्ड हमने क्यों चूज किया है ना। यहाँ पर इसमें है पूरा कि इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे, क्या मोटिवेशन ऑफ प्रोडक्शन होगा,
दैट्स वाई आर इकोनॉमिक सिस्टम इज ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। थर्ड क्या था, कैसा है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, प्लान्ड इकोनॉमी है। एंड फोर्थ इज इमर्जिंग इकोनॉमी, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट, अभी हम कुछ पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि इकोनॉमी की दो ब्रांच होती है, एक मैक्रो एंड एक माइक्रो। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है हमारा डिमांड। क्या होता है डिमांड, बहुत ही सिंपल वर्ड है। क्या होता है डिमांड, कि किसी कॉमोडिटी की कितनी क्वांटिटी कोई भी इंडिविजुअल विलिंग भी है और वो एबल भी है उसको खरीदने के लिए किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पर। तो डिमांड क्या होगा, कोई कॉमोडिटी है, उस कॉमोडिटी की क्वांटिटी को कोई इंडिविजुअल कितना उसको खरीदना चाह रहा है, वो विलिंग भी है उसके, और वो उसको खरीदने के लिए एबल भी है या नहीं है, यानी कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है। तो वो किस में आएगा, आपके डिमांड, उसको ही क्या बोलते हैं हम, डिमांड बोलते हैं। अब अच्छा, डिमांड और प्राइस का ना एक कर्व होता है, आ गया ना अच्छे से समझ में। डिमांड क्या है, कि किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी कोई इंडिविजुअल खरीदना चाह रहा है और वो खरीदने के एबल भी है, पैसे भी होने चाहिए। सो दैट इज डिमांड किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पर। अब इसका ना हम कर्व देखते हैं, प्राइस का और डिमांड का, इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि क्वांटिटी जो हमने डिमांड की, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होगा वो, अब देखिए, सपोज अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इतना है, इतनी प्राइस पर डिमांड कितनी हो रही है सोसाइटी में, हमने इतना डिमांड मान लिया, इतनी चीजें इसमें, इतनी चीजें यहाँ पर डिमांड हो रही है। P1 ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा आपका QD1। अब क्या हुआ, अच्छा ग्राफ समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। एक चीज बताइए आप, हम एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो आप, पोटैटो का एग्जांपल ले लो। अगर पोटैटो का प्राइस इंक्रीज हो जाए, सपोज पहले था कि 30 रुपीज़ kg आ रहा है पोटैटो, बट क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज होके कितना हो गया आपका, 30 से 60 हो गया, डबल हो गया डायरेक्ट। तो क्या होगा, अब कॉमोडिटी थोड़ा सा क्या आएगा, क्वांटिटी की डिमांड में डिक्रीज हो जाएगा। टमाटो का ले लो ऐसे ही, उसमें भी क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस अगर 30 से आपका 60 हो रहा है, तो क्वांटिटी को थोड़ा डिमांड कम हो जाएगा ना, कि ठीक है भाई कम खा लो, अभी ज़्यादा महंगा है तो कम खा लो उस कॉमोडिटी को। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, कि यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आए कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी की जो डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ग्राफ में देखते हैं, प्राइस P1 था, P1 प्राइस पर क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है, QD1, यहाँ आ गया ये। अब क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा, डिमांड थोड़ी कम होगी, है ना, यहाँ आ गई डिमांड, पहले यहाँ थी, यहाँ से शिफ्ट होके इधर कम हो गई डिमांड। ठीक है, तो ये कहाँ आ गया आपका, ये ऐसे है। ग्राफ कैसे बनेगा फिर आपका, ये ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा। ऑल राइट, तो ये कैसा कैसा रिलेशनशिप आ गया, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप आ गया ना, कि जैसे जैसे, अच्छा अगर मैं अपोजिट कर दूं, मैंने बोला कि प्राइस ना डिक्रीज हो गया है, तो अब क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, बताइए क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी ना। तो कैसा रिलेशन आ गया, एक इनवर्स रिलेशन आ गया। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, फिर यही है जो अभी मैंने पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ना आपको, यही लॉ ऑफ डिमांड है, कि जैसे जैसे किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा, है ना, तो उसकी जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। एंड वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों ही सिचुएशन इसमें आ जाएंगी, कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, प्राइस आपका डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। कैसा स्लोप है ये जो अभी हमने ग्राफ बनाया था, ऐसे आ रहा है ना आपका ग्राफ, कैसा स्लोप है ये, प्राइस का एंड क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव स्लोप आ रहा है, राइट। तो अगर नेगेटिव स्लोप है तो क्या पता चल रहा है, इससे क्या शो कर रहा है नेगेटिव स्लोप, इनवर्स रिलेशनशिप को, किस किस का, प्राइस का एंड क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए अब कुछ डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के, क्या क्या है, सबसे पहले प्राइस, प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, अभी जो मैंने पहले बताया फिर से बता देती हूँ एक बार, ये देखिए ऐसे आपका ग्राफ है ये, और हमने मान लिया, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस था 50, ठीक है, प्राइस जब 50 था तो क्वांटिटी की डिमांड, कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई थी, 10 यूनिट्स हो रही थी। अब प्राइस इंक्रीज होके हो गया आपका, मान लेते हैं 80 हो गया,
80 होने से क्या होगा, पहले डिमांड ये थी यहाँ पर ऐसी, ठीक है। अब देखिए प्राइस आपका बढ़ गया, तो आपको पता है प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा, क्वांटिटी तो अब कम डिमांड होगी। सपोज मान लेते हैं 7 यूनिट्स मान लेते हैं, ये आपका ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो प्राइस में चेंज होने से ग्राफ में चेंज कैसे आ रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, अलोंग द कर्व मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ था और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अलोंग द कर्व मूवमेंट हो रहा है। कुछ और चीज़ अगर हम इंक्रीज करें, ये तो हमने प्राइस को देखा सिर्फ, लाइक अगर हम इनकम का ले लेते हैं, इनकम में चेंज होने से क्या हो रहा है, ये देखिए आप, इनकम का है यहाँ पर, अब देखिए ये नॉर्मल आपका आप ले लेते हैं कि सर सपोज रुपी 50 पे क्वांटिटी, जो किसी भी कॉमोडिटी की जो क्वांटिटी हो रही थी वो हमने 5 यूनिट्स मान ली। अब क्या हुआ, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई और प्राइस सेम है, यही 50 रुपीज़। इनकम क्या हुई आपकी, ऐसे ग्राफ बना है, तो आपको पता ही है ना, ग्राफ आपका ऐसे बनेगा इसका। तो इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पैसे ज़्यादा हैं खरीदने के लिए, तो सेम प्राइस पर क्वांटिटी को थोड़ा, पहले 5 यूनिट्स खरीद रहे थे अब 8 यूनिट्स खरीद लेंगे। यहाँ आ गया आपका ये, तो कैसा चेंज आया ग्राफ में, यहाँ था ये, यहाँ से यहाँ हो गया, कैसे चेंज आ रहा है ये देखिए ऐसे चेंज आ गया। क्या बोलेंगे हम इसको, कैसा चेंज है ये, राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया ग्राफ में इनकम के इंक्रीज होने से। सेकंड सिचुएशन लीजिए, सपोज बनाइए आप अपनी नोटबुक में बनाइए अभी ये ग्राफ जो मैं बता रही हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी यहाँ पे। इनकम डिक्रीज हो गई, क्या होगा इनकम डिक्रीज होने से, ग्राफ में क्या चेंज आएगा, राइटवर्ड आएगा या लेफ्टवर्ड आएगा, कैसे चेंज आएगा ग्राफ में, सोचिए जल्दी। प्राइस सेम है भाई, 50 रुपीज़ ही मान लीजिए आप, क्या करेंगे आप खुद सोचिए, पैसे आपके पास कम है, प्राइस सेम है, तो क्या करेंगे कि ठीक है, अगर पहले 5 यूनिट्स खरीद रहे थे किसी की, तो अब क्या करेंगे, 3 ले लेते हैं। तो दिए देखिए आप, प्राइस सेम है, कमोडिटी यहाँ से चेंज होके यहाँ शिफ्ट हो गई, 3 हो गई, जब यहाँ ये ऐसे आ गया, ग्राफ कैसा बन जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा। कैसा चेंज आया ग्राफ में, यहाँ था पहले आपका ग्राफ और यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, तो कैसा चेंज आया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। लिखा है मैंने सब ये यहाँ पर, आप यहाँ से ये रिवाइज कर सकते हैं आराम से। चलिए अब आगे नेक्स्ट नए बहुत दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक आता है आपका सब्सटीट्यूट गुड्स, दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं टी एंड कॉफी का। अब क्या हुआ, सपोज टी के प्राइस इंक्रीज हो गए, टी के प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा, लोगों की डिमांड टी से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएगी, कॉफ़ी को पीना ज़्यादा शुरू कर देंगे अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि अगर किसी एक कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने से किसी दूसरी की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स। मतलब कि अपोजिट भी हो सकता है, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो लोग ज़्यादा टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली एक कॉमोडिटी दूसरे को इजीली सब्सटीट्यूट कर पा रही है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी एग्जाम्पल से देखते हैं, कार है और पेट्रोल है। अब पेट्रोल का प्राइस सपोज इंक्रीज हो गया, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, उससे क्या होगा, इंक्रीज होने से हो भी रहा है ना, अभी जो मिडिल ईस्ट में भी सिचुएशन चल रही है, ईरान के साथ जो वॉर हो रहा है वहाँ पर, तो इस वजह से क्या हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो कार कैसे चल रही है, पेट्रोल से ही चल रही है ना, तो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होने से कार की डिमांड क्या हो रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी कम होगी, होगी ना। तो एक कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने से दूसरी कॉमोडिटी की डिमांड ही कम हो जा रही है। तो क्या है, क्या लग रहा है आपको, क्या है ये दोनों कॉमोडिटी एक दूसरे के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई होप आपको समझ आ रहा है ये अच्छे से। दोबारा देख लीजिए, सब्सटीट्यूट में क्या है, किसी एक कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से डिमांड ही शिफ्ट हो गई, टी से डायरेक्ट डिमांड आपकी कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गई या कॉफ़ी से टी पे हो गई, डिपेंडिंग की डिमांड, सॉरी प्राइस किसका इंक्रीज हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो रहा है, लेकिन किसी एक का प्राइस बढ़ने से, है ना, एकदम देखो बिल्कुल अभी जो सिचुएशन चल रही है उससे एकदम अच्छे से समझ आ रहा है कि हाँ पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं वॉर की वजह से, जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार की डिमांड क्या होगी, कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कुछ फेवरेबल चेंज होगा तो ग्राफ में चेंज कैसा आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, अनफेवरेबल होगा तो लेफ्टवर्ड आ जाएगा, ठीक है।
इसमें कुछ ऐसा है नहीं एक्सप्लेन करने वाला, सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, वही है अगेन, प्राइस में चेंज हो रहा है तो ग्राफ में चेंज कैसा आ रहा है आपका, अलोंग द कर्व मूवमेंट हो रहा है ना, अभी जो मैंने पहले बताया था। और बट अगर अदर फैक्टर्स में आ रहा है, लाइक इनकम आपकी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कैसा शिफ्ट आया था ग्राफ में, राइटवर्ड शिफ्ट आया था, राइट। अगर ग्राफ आपका पहले ऐसे था तो उसमें शिफ्ट कैसे आ गया था, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा था राइटवर्ड। और अगर इनकम डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अदर फैक्टर्स भी हैं इसके, सिर्फ इनकम नहीं है, हो सकता है टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने से क्या होगा, सो यहाँ पर सिर्फ अलोंग द कर्व चेंज आ रहा है, और बाकी सिचुएशन में प्राइस के अलावा डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, आपका जो ग्राफ है वो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, सप्लाई में आइए। सप्लाई क्या होता है, व्हाट इज सप्लाई, सोचिए। सप्लाई क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर किसी कॉमोडिटी को कितना सेल के लिए ऑफर कर रहा है ना। कोई प्रोड्यूसर है, सप्लाई प्रोड्यूसर ही करेगा ना, ऐसे कहाँ से सप्लाई होगी। प्रोड्यूसर है, वो किसी कॉमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को सप्लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, है ना। तो कोई प्रोड्यूसर किसी कॉमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को सप्लाई कर पा रहा है, कितनी क्वांटिटी को वो सेल के लिए ऑफर कर रहा है, कि ठीक है मैं 50 यूनिट्स सेल के लिए ऑफर कर रहा हूँ मार्केट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। सप्लाई कितना हो रहा है, आगे आपको समझ में। किस पर डिपेंड करेगा सप्लाई, कोई प्रोड्यूसर कोई चीज़ क्यों सप्लाई करेगा मार्केट में, वो कोई कॉमोडिटी ऑफर कर रहा है, क्यों करेगा, उसको अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो वो करेगा ही नहीं। अगर उसको प्रॉफिट होगा, जितना उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो उतनी ज़्यादा सप्लाई कर देगा कमोडिटी की। आप एग्जांपल से समझिए, सपोज कोई पेंसिल बना रहा है, तो पेंसिल में क्या हो रहा है, कोई प्रोड्यूसर, अब पहले पेंसिल बहुत छोटा एग्जांपल है, मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ। पेंसिल की का प्राइस आप सपोज कीजिए, वैसे पेंसिल से नहीं ज़्यादा फर्क पड़ेगा, पेंसिल का प्राइस सपोज आपका पहले 7 की मान लीजिए, वैसे तो 5 रुपीज़ की थी। अब क्या हुआ, पेंसिल का प्राइस इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, हमने मान लिया 10 हो गया। तो क्या करेगा वो, पहले अगर वो उसने 10 यूनिट्स बनाई तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 10 × 5 50 रुपीज़ का, मतलब उसने 50 में प्रॉफिट नहीं, उसने 50 में उसको बेचा। अब क्या हो रहा है, पेंसिल का प्राइस दुगना हो गया, 10 रुपीज़ हो गया, तो क्या होगा, यूनिट्स 10 × 10, अभी कितने का हो रहा है, अब उसका 100 में बिक रही है, वही उतनी क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, वो 10 ही यूनिट्स है, बट प्राइस में चेंज आया है। तो क्या क्या पता लग रहा है आपको यहाँ से, कि जैसे जैसे प्राइस में चेंज आएगा आएगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट। ऑल राइट, तो अगर उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई क्या करेगी, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, सप्लाई, सॉरी, सप्लाई आपकी इंक्रीज करेगी। ऑल राइट, ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे आएगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, देख लेना अभी ऊपर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली क्या पता चला, प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होगी। वाइस वर्सा वाली सिचुएशन बनेगी यहाँ पर भी, बिल्कुल बनेगी। जैसे ही आपका प्राइस डिक्रीज होगा, सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोब्स, अच्छा ये ग्राफ देख लेते हैं एक बार, ग्राफ कैसे बन रहा है। ये देखिए, ये हमने यहाँ ले लिया। अब ना ये कुछ पर्टिकुलर प्राइस है आपका, सपोज P2 है, P2 पर पहले कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था कोई भी प्रोड्यूसर, QS2, ये QS मैंने क्वांटिटी कितनी सप्लाई की है, तो QS2 हो रही थी। अब क्या हुआ, प्राइस हो गया इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होने से प्राइस P2 से P3 हो गया सपोज। क्वांटिटी क्या करेगा, वो और ज़्यादा सप्लाई करेगा, पहले QS2 कर रहा था तो क्वांटिटी यहाँ सप्लाई करेगा, इसको ले लेते हैं QS3, ठीक है, ये पहले यहाँ था, अब ये यहाँ हो गया। ग्राफ कैसे बन गया आपका, ऐसे बन गया, डायरेक्ट रिलेशन है बिल्कुल, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज
सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई डिक्रीज। आ रहा है आपको एक ग्राफ समझ में अच्छे से? एग्जाम्पल से ले लेते हैं। ये देखिए एक बार दोबारा, ग्राफ आना चाहिए अच्छे से समझ में, ड्रॉ करना भी आना चाहिए आपको। मैंने क्या बोला, प्राइस पहले सपोज 50 रुपीज़ था, तो क्वांटिटी कितनी सप्लाई की जा रही थी, 10 यूनिट्स हमने मान लिया। अब क्या हुआ कि प्राइस आपका इंक्रीज हो गया। मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल ले रही हूँ, ये कमोडिटी तो बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब क्वांटिटी में सप्लाई किया जाता है ये सब। प्राइस इंक्रीज होकर 50 से हमने मान लिया 60 हो गया। तो 60 होने से अभी प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करेगा, वो अपनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा। कितनी कर देगा, सपोज उसने 10 से 12 कर दिया, है ना। ये था आपका पहले, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ है। तो ग्राफ कैसे बन गया आपका, ऐसे बन गया। तो प्राइस में चेंज होने से कैसे चेंज आ रहा है आपका, कैसे मूवमेंट हो रहा है, डिमांड वाला याद करो। प्राइस में चेंज होने से कैसा आया था चेंज, ग्राफ में अलोंग द कर्व मूवमेंट हो रहा था ना। सप्लाई में भी सेम हो रहा है, अलोंग द कर्व मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ से आता है फिर आपका नेक्स्ट कि लोब सप्लाई क्या होता है। व्हाट इज लोब सप्लाई, कि क्वांटिटी जो सप्लाई होगी किसी भी कमोडिटी की वो इंक्रीज कर जाएगी क्वांटिटी, अगर प्राइस उसका इंक्रीज करेगा। सिंपल भाषा में, प्राइस इंक्रीज तो जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है वो भी इंक्रीज करेगी। प्राइस अगर डिक्रीज कर जाएगा तो जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन है बिल्कुल। ऑल राइट, अब सप्लाई के कुछ डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले प्राइस, मैंने आपको बता ही दिया, प्राइस में जैसे ही चेंज होगा अलोंग द कर्व मूवमेंट होगा। सेकेंड आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, अब सपोज कीजिए कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी भी सेलर का इंक्रीज हो गया, किसी भी रीजन की वजह से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। ऑल राइट, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है उसका। तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो ग्राफ में चेंज कैसा आएगा, ये देखिए आप यहाँ पर। सपोज पहले ग्राफ उसका कुछ ऐसे था, ये आपका इधर क्या है, प्राइस है, ये इधर क्वांटिटी सप्लाई है। तो पहले ग्राफ ऐसे था उसका, हमने मान लिया ये कुछ प्राइस P1 पर इतनी वो QS1 इतनी सप्लाई कर रहा था। अब क्या हुआ कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गया इंक्रीज, हो गया इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है उसका। तो अगर वो क्या करेगा, वो सप्लाई को थोड़ा सा कम कर देगा, राइट। पहले इतनी कर रहा था तो अब क्या करेगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, QS2 मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो गया। तो कैसा चेंज आया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया, राइट। कब, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, तो क्या होगा, कैसा शिफ्ट आएगा फिर। अब उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या बेसिकली, कि किसी भी कमोडिटी को बनाने में कितना उसको खर्चा आ रहा है ना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कितना खर्चा आ रहा है, कमोडिटी कितने में बन पा रही है। तो अगर कम पैसों में बना पा रहे हैं तो सप्लाई ज़्यादा कर देगा प्रोड्यूसर, राइट। ऐसे आ जाएगा इधर, अगर पहले इतने था तो अब उसने अपनी सप्लाई यहाँ और इंक्रीज कर दी है, यहाँ से यहाँ चली गई है। देखिए ग्राफ में कैसा चेंज आया, प्राइस तो सेम ही है ना, कैसा शिफ्ट आया, ये क्या है, ये राइट है कि लेफ्ट है, राइट लेफ्ट तो पता है ना। कैसा शिफ्ट आया, राइट वर्ड शिफ्ट आ गया। ऑल राइट, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या होगा। अब देखिए टेक्नोलॉजी अगर इंक्रीज हो रही है तो टेक्नोलॉजी इज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइट। तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, चीज़ें अभी पहले मैनुअली जिस हिसाब से बन रही थी बट किसी टेक्नोलॉजी की वजह से अब वो और स्पीड में बन पा रही है, या फिर उनमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उनका कुछ डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा तो आपको पता है क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। ये तो एकदम रट गया होगा बिल्कुल, प्रॉफिट हो, ठीक है भाई, प्रॉफिट हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज होगी। तो ग्राफ में कैसा चेंज आएगा, अब देखिए पहले अगर किसी, ये इतना था यहाँ पर, ये आपका ग्राफ पहले ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, तो अब कितना चेंज आ जाएगा, कैसा शिफ्ट आ जाएगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। इतने प्राइस पर पहले इतनी कॉमोडिटी हो रही थी, अब क्या करेगा, यहाँ चली जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा। कैसा शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। टैक्स का देखते हैं, टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया किसी भी कम्युनिटी पे ना, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, अब
प्रॉफिट होगा डिक्रीज। जो प्रोड्यूस कर रहा है किसी कमोडिटी को प्रोड्यूसर, उसका प्रॉफिट टैक्स के बढ़ने से, टैक्स बढ़ा, प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट कम, और प्रॉफिट कम होने से क्या होगा, सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे टैक्स इंक्रीज हो रहा है सप्लाई डिक्रीज करेगी। शिफ्ट कैसा आएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। जैसे जैसे टैक्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट जाएगा बढ़, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोड्यूसर सप्लाई भी बढ़ा देगा। आ रहा है ना सब अच्छे से समझ में? आई होप आपको सप्लाई एंड डिमांड दोनों का रिलेशन क्या है आपस में, प्राइस के साथ क्या रिलेशन है उनका, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ और तो आप दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वही चीज़ आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूँगी। वहाँ से आपको क्या प्रॉफिट होगा कि जो लेक्चर्स अभी मैंने ये पढ़ाया है ना, पूरा पीडीएफ जिस जहाँ से मैंने आपको पढ़ा रही हूँ ये, तो आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ करना आप कि आपको क्या करना है, आप ये नोट्स ना बहुत छोटा है, ये इतना नहीं है, मतलब 4-5 पेज का है हार्डली। तो आपको ये क्या करना है, आपको रिवाइज करना है 1-2 बार अगली क्लास से पहले। रिवाइज कर लेंगे तो ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो गाइस बेसिकली ट्राई करना कि कुछ भी ना कंपाइल ना हो, कंपाइल नहीं होना चाहिए। आपको साथ साथ चीज़ें समझ आ रही हैं और आपके दिमाग में भी जा रही हैं, आपको याद भी हो रही है, आपको समझ आ रहा है, क्लैरिटी हो रही है बेसिकली कंसेप्ट की। तो मैं नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए। ओके, तो फिर अभी हम नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। तब तक आपको मैंने बता दिया ना आपको क्या काम करना है, आपको तब तक सारा रिवाइज कर लेना है अच्छे से, नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए।